आप अमेरिका को शायद आस्तीन का नाक कहते हैं। हाँ, बिल्कुल। ऐसा क्यों? क्योंकि अमेरिका बहुत झूठा देश है, कदम कदम पे धोखा देने का काम करता है। मैं मानता हूँ कि खैमेनी अभी भी जिंदा है। 2026 महाविस्फोटक युग का वर्ष है। अप्रैल से 16 मई का जो समय है, इसमें चाइना भी एंटर करेगा, इसमें रशिया भी एंटर करेगा इस युद्ध में, और इसी के साथ में पाकिस्तान जो कंट्री अभी तक युद्ध में पार्टिसिपेट नहीं हुआ है, पाकिस्तान भी इस युद्ध में डायरेक्टली पार्टिसिपेट करना शुरू करेगा। भारत से बहुत बड़ा अपशगुन भी करवा दिया गया है। जिसके पास सोना बचा है, जिसके पास चांदी बचा है, वही अमीर रहने वाला है। भारत के अंदर बहुत बड़े राजनेता एक्सपोज होने वाले हैं। आने वाले समय में दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा क्या हो सकता है? वर्ल्ड लीडर्स जब भी देखते हैं कि उनके ऊपर बदनामी होने वाली है, कोई नाम खराब होने वाला है, तो युद्ध करा देते हैं। जब उनको लगता है सत्ता में, पावर में कमी आ रही है, युद्ध करा देते हैं। जीते की चाल, बाज की नज़र और बाजीराव की तलवार के साथ साथ हमारे स्टूडियो में जो मेहमान आज मौजूद हैं, उनकी भविष्यवाणियों पर कभी संदेह नहीं करना चाहिए। ज्योतिष की दुनिया में इनकी कई भविष्यवाणियां हैं, जिनके दम पर इन्होंने अपना एक अलग ही मुकाम हासिल किया है, और वक्त के साथ साथ इनकी ये सभी भविष्यवाणियां कहीं ना कहीं सच साबित होती हुई नजर आई हैं। तो आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं द डिक्टेटर एस्ट्रोलॉजर सुमित आचार्य जी महाराज। तो सुमित जी, देसी मार्टिनी के इस पॉडकास्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद अपने शो में आमंत्रित करने के लिए। तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि इतनी सटीक जो भविष्यवाणियाँ आप करते हैं, इनका राज क्या है? देखिए, मूल रूप से देखा जाए तो गणना और गणेश दोनों एक साथ इसमें चलते हैं। गणेश जी अनुभव देते हैं, तो गणनाएं आपको सटीकता देती हैं। तो मेरा सवाल जो अगला है कि जो इतनी सटीक भविष्यवाणियाँ आप हमेशा करते हैं, तो सबसे पहली बार कब ऐसा हुआ कि आपको लगा ये मेरी भविष्यवाणी बहुत सटीक गई है, और वहाँ से आप चर्चा में आए हो? देखिए, चर्चा में पहली बार आया था मैं जनवरी में 2025 के 6 जनवरी 2025 को मैंने कुछ इस प्रकार से भविष्यवाणी करी थी कि 29 मार्च 2025 को जब शनि ग्रह का प्रवेश मीन राशि में होगा, तो पूरब से पश्चिम की तरफ शनि का ट्रांजिशन होगा, और पूरब से चलते हुए जैसे आएगा तो भारत के ईशान को पहले वो ग्रस्त करेगा। चूंकि भारत एक गुरु की भूमिका निभाता है, बृहस्पति तत्व भारत का बलवान है। बृहस्पति का जो एलिमेंट है वो ईशान है, डायरेक्शन है जो ईशान है। ईशान की तरफ सबसे पहले भूकंप आता है। म्यांमार वाला जो भूकंप है, जो 29 मार्च 2025 को आया था, वो जनवरी 2025 में मैंने प्रिडिक्ट किया था। उस प्रिडिक्शन के बाद में भारत और पाकिस्तान का जो युद्ध हुआ था, वो भी मैंने जनवरी में ही भारत पाकिस्तान का युद्ध प्रिडिक्ट किया था, और साथ में फरवरी में महाकुंभ के अंदर मीडिया सेंटर में भी मैंने ये बात बोली थी कि देखना 29 मार्च 2025 के बाद में भारत और पाकिस्तान में युद्ध छिड़ जाएगा। इसके साथ ही अमेरिका और भारत के संबंध पहले अच्छे हुआ करते थे, वो संबंध अचानक से खराब जो हुआ है, उसके पीछे भी जो भविष्यवाणी थी मेरी, वो भी उसमें मैंने कर रखी थी। 29 मार्च के बाद में ये सारी चीज़ें घटित हुई थी। तब से मेरी भविष्यवाणियाँ बहुत ज़्यादा चर्चे में रही है कि भारत पाकिस्तान का युद्ध का सही होना हो, चाहे पाकिस्तान भारत के युद्ध का ख़त्म होना हो, ये सारी चीज़ें मेरी बड़ी चर्चा में रही। अभी आपने देखा होगा कि 2025 में ही 2026 के लिए मैंने ये बात कही थी कि 2025 में 2026 की जनवरी 28 से पहले पहले अमेरिका युद्ध में आ जाएगा। 3 जनवरी 2026 को अमेरिका ने वेनेजुएला के ऊपर हमला किया, और तब से आज तक अमेरिका युद्ध में बना हुआ है लगातार। ईरान के अंदर ये जो करेंसी कोलैप्स हुआ था, वो भी 1 साल पहले प्रेडिक्ट किया था। चाहे यूजीसी का नियम 1 साल पहले प्रेडिक्ट किया था, चाहे अजित पवार जी का जो विमान हादसा हुआ है, वो भी 1 साल पहले प्रेडिक्ट किया था डेट के साथ। अच्छा। तो अमेरिका से, जो आपने अमेरिका की बात की, उससे मेरे को एक चीज़ याद आ गई कि आप अमेरिका को शायद आस्तीन का नाक कहते हैं। हाँ, बिल्कुल। ऐसा क्यों? क्योंकि अमेरिका बहुत झूठा देश है, कदम कदम पे धोखा देने का काम करता है। 1969 में ये वही कंट्री है जिसने ये कह दिया है कि हमने चांद पर आदमी पहुंचा दिया, और आज तक ऐसी टेक्नोलॉजी लेकिन नहीं बन पाई। 2026 आ गया आज तक कि चांद का कोई प्रोब जाए और वहां से एक पत्थर भी पकड़ के लाए। अभी तक रीयूजेबल रॉकेट्स बना रहे हैं स्पेस एक्स वाले, इलॉन मस्क वगैरह सब रीयूजेबल रॉकेट बनाने में लगे हुए हैं, और वहाँ कौन सा उन्होंने रीयूजेबल रॉकेट बना भी लिया था, और 1969 में सेफली इंसान को लैंड भी कराया और वापस भी लेकर के आ गए। तो ऐसी ऐसी चीज़ें करते हैं। अभी देखिए, खैमेनी के बारे में अमेरिका ने ऐलान कर दिया है कि खैमेनी मारे गए हैं। इस बात का मैं खंडन करता हूँ कि मैं मानता हूँ कि खैमेनी अभी भी जिंदा हैं। जैसे मेरी जो गणनाएं हैं, मेरी जो प्रिडिक्शंस है, वो ये कह रही थी कि ईरान के जो बहुत बड़े धर्मगुरु थे खैमेनी, वो अभी भी जिंदा हैं। तो ऐसा क्यों लगता है आपको फिर? गणनाओं के हिसाब से? ये गणनाओं के हिसाब से, जिस प्रकार से बाकी की गणनाएं मैंने करी थी, उसी प्रकार से ये भी गणना है कि ये जो ईरान के धर्मगुरु हैं खैमेनी, उनका अभी तक देहात्याग नहीं हुआ है। ये झूठ बात है, क्योंकि गूगल, फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब जितनी चीज़ें हैं सब अमेरिका से कंट्रोल हो रही हैं, और अमेरिका कंट्रोल करता है। जो इन्फॉर्मेशन दिखाना चाहेगा वही दिखाएगा।
जो भी इंफॉर्मेशन सही चीज़ें जो होती हैं वो सही चीज़ों को दबाने का काम करता है। क्योंकि आजकल मीडिया हाँ। में कोई भी आदमी एप्स्टीन फाइल के बारे में चर्चा नहीं कर रहा है। क्या ऐसा कारण है कि लोग इसके बारे में चर्चा करने से डरते हैं? क्या ऐसा कारण है कि खैमनी का देहात्याग हो गया, खैमनी मारे गए, बस इसके ऊपर चर्चा हो रही है? ये चर्चा कोई नहीं कर रहा कि खैमनी अभी जिंदा है। तो आपका कहने का मतलब ये है कि एप्स्टीन फाइल की जो बातें निकल के आ रही थी सामने, उन्हें दबाने के लिए ये सब किया जा रहा है। सारी चीज़ें दबाई गई हैं। ऑब्वियसली इतने बड़े बड़े इंसिडेंट जो किए गए हैं सब दबाया गया है बातों को। जो बातें ऊपर आनी चाहिए वो ऊपर नहीं आ पाती हैं, जो नहीं आनी चाहिए वही ऊपर आ जाती हैं। तो 2026 को आपने कहा कि ये बहुत विस्फोटक साल है, हाँ, तो ऐसा क्या दिखा है आपको इसमें? देखिए, कन्या लग्न से शुरू हुआ ये वर्ष है 2026। 2026 के अंदर बृहस्पति जो है राजा रहने वाले हैं। 2083 संवत इसमें पड़ने वाला है, विक्रम संवत। और बृहस्पति जब राजा रहेंगे 2026 में, तो बृहस्पति और बुध और शुक्र का संयोजन बढ़िया नहीं माना जाता है। जी। कन्या का जो स्वामी है वो शुक्र ग्रह है। यहाँ पे बुध का मूल त्रिकोण भी है। बुध, शुक्र और बृहस्पति का संयोजन बढ़िया नहीं माना जाता। ये एक विस्फोटक योग का निर्माण करता है। आपने देखा होगा अग्निपंचक योग इस बार लगा था, जिसमें सूर्य ग्रहण लगा, यानी 5 सूर्य ग्रहण एक साथ लगने का फल 2026 में मिला। ये सारी चीजें विस्फोटक प्रवृत्ति की होती हैं। केवल ज्योतिषीय गणना ही नहीं, वास्तविक में भी जो धार्मिक घटनाएं, संकेत जो होते हैं, अपशगुन जो होते हैं, वो इसी तरफ इशारा करती हैं। अपशगुन देखिए कितना बड़ा हुआ। जगन्नाथपुरी धाम पर जो धर्म पताका है उसके साथ में चील का मंडराना, उसके ऊपर आग लग जाना, ये बहुत बड़ा खतरा का संकेत भी दे रहा था। यही सब कारणों से 2026 महाविस्फोटक योग का वर्ष है। तो क्या इस साल जो ये यूएस ईरान इजराइल वाला वॉर चल रहा है, तो ये कहीं ना कहीं तीसरे विश्व युद्ध की आहट दे रहा है? ये तीसरा विश्व युद्ध ही तो है। 44 देश अगर एक साथ लड़ रहे हैं तो ये तीसरा विश्व युद्ध इसको नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? तो आने वाले टाइम में आपको लगता है कि इसमें चीन और रशिया भी एंटर करेगा? आराम से एंटर क्योंकि करेगा। कहीं ना कहीं इसमें पीछे से वो हेल्प तो अभी कर ही रहे हाँ। होंगे, तो खुलकर जो सामने आने वाली बात है। इसमें बिल्कुल खुल करके वो सब सामने आएंगे। मैं आपको एक खास डेट बता देता हूँ। जी। अभी आने वाला जो समय है आप देखिएगा, हाँ। 18 अप्रैल से 16 मई 2026 के बीच में चाइना भी इसमें एंटर कर जाएगा। जी। और 20 मार्च से 18 अप्रैल का जो समय है, नहीं सॉरी, 18 अप्रैल से 16 मई का जो समय है, इसमें चाइना भी एंटर करेगा, इसमें रशिया भी एंटर करेगा इस युद्ध में। और इसी के साथ में पाकिस्तान, जो कंट्री अभी तक युद्ध में पार्टिसिपेट नहीं हुआ है, पाकिस्तान भी इस युद्ध में डायरेक्टली पार्टिसिपेट करना शुरू करेगा। पाकिस्तान तो खुद ही अपने अंदर की चीज़ों से, कहीं बलूचिस्तान से, कहीं अफगानिस्तान से भी उलझा हुआ है, ऊपर पीओके का अलग चल रहा है। जी हाँ। तो पाकिस्तान का भी डिवाइड होएगा? पाकिस्तान डिवाइड क्या होगा? पाकिस्तान को तो अब जुड़ना है, पाकिस्तान को वापस भारत में जुड़ना है आगामी समय में। लेकिन जहाँ तक युद्ध की बात है, ये जो वर्ल्ड वार चल रहा है, इस वर्ल्ड वार में पाकिस्तान भी हिस्सा लेगा। अपनी चीज़ों को छोड़ करके पाकिस्तान भी हिस्सा लेगा। तो उसी के बाद भारत में जुड़ेगा फिर वो? भारत में जुड़ने के लिए थोड़ी सी समीकरण और बदलेगी। 5 सत्र चुनाव और होंगे भारत में। उसके बाद भारत में राजतंत्र की सरकार आएगी और वैसे सरकार के अंदर अखंड भारत का निर्माण होगा, उसी में पाकिस्तान जुड़ेगा। तो मतलब 5 बार और चुनाव, मतलब 25 साल। 25 साल बाद आप कहते हैं कि पाकिस्तान भारत में जुड़ जाएगा, अखंड भारत का निर्माण होना शुरू हो जाएगा, भारत में राजतंत्र आएगा। उसके बाद पाकिस्तान आदि जितने देश भारत से टूटे थे वो वापस जुड़ने लगेंगे भारत में। राजतंत्र में जो राजा होंगे वो व्यवस्थित तरीके से धर्मार्थ नीति वाले राजा होंगे। तो आपने अभी देखा प्रजातंत्र में कितनी गड़बड़ियां हुई हैं, इसको मैं इनस्टेबल मानता हूं थोड़ा सा। आपने देखा होगा कि जब से भारत में प्रजातंत्र का स्थापना हुआ, चाहे किसी भी देश में हुआ, भारत में तो खास करके एक दिखता है कि जब से भारत में प्रजातंत्र आया था, भारत टूटना शुरू हुआ है। स्टार्ट वाले दिन ही भारत से आधा भारत टूट के अलग हो गया, पाकिस्तान गया, हाँ, पीओके चला गया, उधर आपका बांग्लादेश चला गया। और अभी भी भारत के और टुकड़ों की डिमांड लोग करते हैं। मन से तो टूट ही गया है। कई सारे लोगों का एक तबका अलग देश का डिमांड करता है। नॉर्थ ईस्ट खालिस्तान का भी अलग, खालिस्तान का अलग डिमांड चलता है। तो ये तरीके से भारत इंटरनल तो टूट ही रखा है, बस ऑफिशियल ग्राउंड पर और टूटना बाकी है, ऐसा दिखाई पड़ता है। तो क्या ऐसा ही भारत अगर टूटता जाएगा तो हम कैसे कहेंगे कि एक बढ़िया नीति या बढ़िया शासन भारत में चल रहा है? बढ़िया शासन तो तब चलता था जब भारत के एक कतरा जमीन देने से पहले छत्रपति संभाजी महाराज जैसे लोग अपने खाल नोचवा लेते थे, आंखें निकलवा लेते थे। रानियां 200 रानियां एक बार में अग्नि में जोहर कर देती थी, लेकिन एक कतरा भी जमीन का नहीं जाने देती थी। तो ये कौन सा सत्ता है, कैसा ये नियम है जिसमें कि भारत से केवल जमीनें टूट रही हैं, टुकड़े टुकड़े हो रहे हैं, और जो टुकड़े टुकड़े की डिमांड करते हैं उनको भी संरक्षण अलग से दिया जाता है?
तो यही जो सारी चीज़ें हैं ये इनस्टेबल गवर्नमेंट की तरफ इशारा करती हैं। और भारत में जिस दिन मातृभूमि के लिए प्यार जगेगा लोगों का, जिस दिन अपने देश के प्रति देश प्रेम, राष्ट्र प्रेम जिस दिन से शुरू होगा, उस दिन के बाद आप देखिएगा कि भारत के अंदर पुनः वही राज्य आएगा जो राम राज्य हुआ करता था। जब भारत उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक केवल भारत ही भारत दिखाई पड़ता था, उतना विशाल, उतना विराट भारत होगा, अखंड भारत होगा। जी, तो हम विश्व युद्ध पर बात कर रहे थे जी, कि वर्ल्ड वॉर ही चल रहा है ये, तो इसमें भारत की स्थिति क्या होने वाली है आने वाले टाइम में? भारत पूर्णतः प्रभावित होने वाला है। अभी देखिए भारत के अंदर एलपीजी क्राइसिस हो रही है, भारत के अंदर पेट्रोलियम का क्राइसिस होने लग जा रहा है, भारत के अंदर बहुत ज़्यादा क्राइसिस होगा। नेचुरल सोर्सेस पे भारत को डिपेंड हो जाना चाहिए था जिस समय, उस समय भी भारत उन देशों से इंपोर्ट कर रहा था ये सारी चीज़ें जिनसे उनको नहीं करनी चाहिए थी। तो भारत के अंदर ऑयल क्राइसिस होने लगी है, भारत के अंदर पेट्रोलियम का क्राइसिस होने लगा है, और भारत से बहुत बड़ा अपशगुन भी करवा दिया गया है। वो कौन सा? पुराने से पुराने खजाने का जो सोना और चांदी का स्टॉक है जी, वो लोगों से निकलवा करके भिजवा दिया गया। कहते हैं भारत में सोना बेचना, या भारत का पूरे विश्व में कहीं भी सोना बेचना एक बहुत बड़ा अपशगुन माना जाता है। और कुछ ऐसा समीकरण रचा गया कि नकारात्मक शक्तियों ने लोगों के द्वारा सोना और चांदी निकलवा दिया उनके हाथों से। अचानक से चांदी का भाव बढ़ जाता है और अचानक से गिर जाता है, जिसके कारण लोग अपने घरों में रखा हुआ पुराने से पुराना चांदी, पुराना खजाना, पुराना सोना सब लोगों ने बेच दिया। बदले में लोगों ने लिया कि मैं धारक को इतने रुपए अदा करने का वचन देता हूं। बस एक कागज का टुकड़ा लोगों ने ले लिया, एक प्रॉमिस लोगों ने ले लिया। आज जियोपॉलिटिकल सिनारियो में लगभग हर कंट्री में ऐसा हुआ, हर कंट्री की करेंसी लोगों ने खरीदा अपना असली खजाना बेच करके। अब उन कंट्रीज में जब ये जियोपॉलिटिकल टेंशन का वॉर है और ये जो कंडीशन है जहाँ पे फाइनेंशियल क्राइसिस चल रही है, बैंक ठप पड़ रहे हैं, बैंक बंद हो रहा है, तो वैसी स्थिति में लोग आज के डेट में ईरान में देखिए कि बड़े से बड़ा अरबपति कटोरा लेकर के बैठा हुआ है कि रिलीफ व्हीकल आएगा और हमें खाना दे करके जाएगा। तो जो गॉड्स करेंसी जिसको कहते हैं वो लोगों के हाथों से निकलवा दी गई। एक कहते हैं ना कि एक बहुत बड़ा राक्षस है, जाल कहते हैं, दज्जाल कहते हैं उसको, जी, जी, कि जो बड़े बड़े वर्ल्ड लीडर्स को एक तरीके से कंट्रोल करता है। नेगेटिविटी कहते हैं, जैसे आपने एप्स्टीन फाइल देखा होगा कि उसको देख के ऐसा प्रतीत होता है कि दुनिया में किसी नकारात्मक शक्ति का राज चलता है। नकारात्मकता, नर पिशाच हर जगह शासन कर रहे हैं, और इस तरीके के शासन में लोगों तक वो पहुंच नहीं पाते थे, लोगों की मासूमियत तक वो पहुंच नहीं पाते थे, तो उन्होंने लोगों के हाथों से अपशगुन करवा दिया। और वही अपशगुन होने के बाद देखिए कितना बड़ा युद्ध ट्रिगर हुआ है कि पूरे विश्व में ये युद्ध चल रहा है, पूरा विश्व जल रहा है। अपने जैसे अभी आर्थिक संकट की बात की है, तो जब ये आर्थिक संकट आएगा जी पूरी तरीके से, जी। तो आपको क्या लगता है तब कौन सा इंसान ज्यादा अमीर रहेगा, जिसके पास अभी भी सोना बचा हुआ है या जिसके पास नोट पड़े हैं? जिसके पास सोना बचा है, जिसके पास चांदी बचा है, वही अमीर रहने वाला है। और फिजिकल सोना और चांदी यानी डिजिटल गोल्ड और डिजिटल सिल्वर का यहाँ मतलब नहीं है। तो आपने इंटरनेट के अंदर कितना पैसा रखा हुआ है, आपने सॉफ्टवेयर में या किसी एजेंसी को कितना पैसा दिया है, वो मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि आपके पास हाथ में कितना पैसा है, हाथ में कितना सोना है, हाथ में कितनी चांदी है। तो आने वाले टाइम में सोना और चांदी के भाव और बढ़ने वाले हैं। आने वाले टाइम में सोना और चांदी बहुत ज्यादा पीक पे जाने वाला है। तो आपने कई राजनीतिक भविष्यवाणियां भी की हैं, जी। तो मैं अभी जानना चाहूंगा भारत की कुंडली क्या कहती है? भारत की कुंडली एक बात कहती है हाँ। कि 15 जुलाई से लेकर के 12 अगस्त के बीच में आप देखेंगे कि भारत के अंदर बहुत बड़े राजनेता एक्सपोज होने वाले हैं। कुछ ऐसे डिसीजन लिया है उन्होंने या लेंगे अभी आने वाले समय में, जिसका एक अचानक से पर्दाफाश होने वाला है, और भारत का भी इंटरनेशनल स्तर पे उसके कारण बदनामी होने का योग है। 15 जुलाई से 12 अगस्त 2026 के बीच में। तो सत्ता पक्ष के होंगे या सत्ता विपक्ष पक्ष के? में, सत्ता पक्ष में ही गड़बड़ी आएगा। मतलब टॉप लीडरशिप की तरफ देख सकते हैं। टॉप पे ही कुछ। ये बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप। हाँ बिल्कुल। और इनफैक्ट इस बार, इस साल में भ्रष्टाचार और बहुत सारे नए नए स्कैम भी पकड़े जाने वाले हैं, और कुछ बहुत बड़ा होगा उस समय 15 जुलाई से 12 अगस्त 2026 के बीच में। तो मतलब उसका इतना बड़ा हो सकता है कि भारत में, मतलब अगर एक तरीके से कहूँ कि सरकार भी पलट सकती है? नहीं, भारत में सरकार नहीं पलटेगी, कोई जी। खास प्रभाव नहीं पड़ेगा। प्रभाव इतना पड़ेगा कि बदनामी होगी भारत की। क्योंकि मैंने कईयों से सुना है कि मोदी जी 2026 में छोड़ देंगे, 2027 में छोड़ देंगे, चले जाएंगे, तो ऐसा कुछ आपको इस तरह लगता का है? योग दिखाई नहीं पड़ता। अभी तो- मोदी जी टिकेंगे, एक सत्र और प्रधानमंत्री बनेंगे, जी, भले थोड़े दिन के लिए नीतीश कुमार जी के जैसा बने, लेकिन बनेंगे पक्का। मतलब कि नीतीश कुमार जी की तरह, मतलब मैं समझ नहीं पाया इस बात को, किस वे में आप कहना चाह रहे हैं? मतलब नीतीश कुमार जी अभी देखिए चीफ मिनिस्टर बने, जी,
नवंबर में शायद उनका, अक्टूबर में रिजल्ट आया था, हाँ हाँ। चीफ मिनिस्टर बने थे। बनने के बाद 6 महीने भी अपने शासन पे बैठ नहीं पाए और चीफ मिनिस्टर की गद्दी से हट गए। हाँ, क्योंकि दिल्ली की तरफ कुछ कर रहे हैं वो। कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं। इस पे भविष्यवाणी भी मैंने करी थी जी। कि बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार जी गद्दी पे बैठे तो हैं, लेकिन ज़्यादा दिन उनकी गद्दी चलेगी नहीं। अक्टूबर से पहले ही, मतलब अक्टूबर से पहले 2026 में ही वो क्विट कर जाएंगे, ऐसा मैंने पहले ही कहा था नवंबर के महीने में पॉडकास्ट में, और वही हुआ। आज देखिए मार्च का ही महीना है, साल भर भी पूरा नहीं कर पाए और वो अपनी गद्दी छोड़ के चले गए। तो आपको क्या लगता है कि एस्ट्रोलॉजी में कितना मार्जिन ऑफ एरर है कि कुछ भविष्यवाणियां जो आप करते हैं वो गलत भी हो सकती हैं, जैसे अभी मैच को लेके भी हुई है, जी हाँ। तो ये कितना मार्जिन ऑफ एरर मानते हैं आप? देखिए मार्जिन ऑफ एरर तो तब है जब जैसे कैलकुलेशन आपने करा। जी। अब जैसे मेरा एक स्टाइल है कि 50 भविष्यवाणियाँ एक साथ में निकालूंगा, कैलकुलेशन से सारी, और कैलकुलेशंस में एरर हो सकता है, कहीं कहीं एरर हो सकता है, संभावना है। लेकिन अगर ये है कि हाँ कोई घटना घटने वाली है, उस घटना से पहले एक बार और आप उस कैलकुलेशन पर नज़र डालते हैं, तो नज़र डालने के बाद आपको अगर कोई एरर मिलता है तो आपको बड़ा कम समय मिलता है उसको सुधारने का। जैसे कि क्रिकेट की भविष्यवाणी मैंने अभी करी थी, जी। और ह्यूमन एरर था मेरा भी उसमें कि कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक होने के कारण कुछ प्लेयर्स का एनालिसिस गलत हुआ था, तो उसको होने के कारण क्या होता है कि पूरे मैच की जो प्रेडिक्शन है वो गड़बड़ निकली थी शुरू में, जिसको लेके लग रहा था भारत तो जीतेगा नहीं। लेकिन बाद में मैच वाले दिन ही दोपहर के समय में मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, मैंने न्यूज़ इंटरव्यूज़ किया, और मैंने बाकायदा उसमें बताया कि ये जो मैच होने वाला है उसमें भारत पूरा हारता हुआ नहीं, टॉस हारता हुआ केवल दिखता है और मैच जीतेगा। हालांकि ये चीज़ सर्कुलेट नहीं हो पाई समय से, क्योंकि समय मात्र 6 घंटे में वीडियो सर्कुलेट नहीं होते। हाँ, लेकिन ये पहले चीज़ है। वाली गलत कैलकुलेशन 80 से ज़्यादा पॉडकास्ट में मैंने बोल दी थी, और वहाँ से पूरा धमाका हो गया सब जगह भविष्यवाणी गलत, ऐसा। तो हम राजनीति की बात कर रहे थे, जी तो उसी में एक बहुत बड़ा नाम आता है योगी आदित्यनाथ। जी हाँ। तो उनकी कुंडली क्या कहती है, आने वाले समय में वो यूपी में ही रहने वाले हैं या फिर केंद्र में आ जाएंगे? फिर से चीफ मिनिस्टर बनेंगे, उसके बाद केंद्र में आएंगे, प्रधानमंत्री का योग है। क्योंकि प्रधानमंत्री के तौर पर अगर देखा जाए तो अमित शाह जी का नाम भी चलता है, जी, तो लेकिन उन दोनों में से कौन? योगी आदित्यनाथ का योग ज़्यादा प्रबल है। और नेता विपक्ष राहुल गांधी जी की अगर बात करते हैं हम, जी, तो उनकी कुंडली आने वाले समय में क्या कह रही है? प्रधानमंत्री बनती हुई नहीं दिखती है, और गणनाएं तो यही कहती हैं कि योग नहीं है। चाहूंगा तो मैं भी बने। आप बहुत चाहते हैं? सज्जन, बिल्कुल चाहते हैं, सज्जन व्यक्ति हैं, बहुत ही सुलझे हुए व्यक्ति दिखाई पड़ते हैं। चाहेंगे तो ज़रूर, लेकिन फिर भी जो ज्योतिषीय गणना की रिपोर्ट है वो कहती है कि नहीं बनेंगे। तो जब आप इतनी बड़ी बड़ी भविष्यवाणियां करते हैं तो कभी डर लगता है आपको कि यार कोई गलत हो गई तो फिर, जैसे अभी मैं बात ही कर रहा था थोड़ी देर पहले, जी भारत का जो वर्ल्ड कप वाला सीन है, जी। तो ऐसा लगता है आपको डर कभी? नहीं नहीं, डर जैसा कुछ नहीं है ऐसा इसमें। भविष्यवाणियां हैं, कैलकुलेशंस हैं, अच्छा लगता है कि आप शास्त्र की बातें लोगों तक कहते हैं। इसमें तो आनंद आता है इस काम को करने में। यश अपयश ये सारी चीज़ें तो चलती रहेंगी, कैलकुलेशंस होंगे भी, गलत भी होंगे लोग। लेकिन वो होता है, कई बार ये देखा मैंने कि अगर 100 भविष्यवाणियों का लिस्ट दिया मैंने, 99 सही होती हैं पर लोग एक पकड़ के बैठते हैं। तो क्या इंसान अपना भविष्य बदल सकता है? थोड़ा बहुत, कितना? कुछ परसेंट तक बदल सकता है, कुछ परसेंट तक चेंजेस ला सकता है। तो क्योंकि जैसे कि कोई भी बताता है हमारे बारे में, एक इंसानियत के तौर पे वो बात कह रहा हूँ कि जैसे कोई बताता है कि भाई कल को तू अमीर बन जाएगा, जी हम उस बात पे तो बहुत जल्दी भरोसा कर लेते हैं। जी। और मेरे पास पैसा है और कोई बोल दे कि कल को तू खत्म, तो उस बात पे भरोसा नहीं कर पाते ना। जी। अब देखिए निर्भर ये करता है कि कहा किसने है, किस हद तक उसकी मतलब गणनाएं सही किसकी होती बात, हैं। बेसिकली मैं कह रहा हूँ किसकी बात हम मान ले कि यार ये सही कह रहा होगा। क्योंकि अभी देखें हम यूट्यूब पे, सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म्स हैं उन पर बहुत सारे हैं एस्ट्रोलॉजर। कोई उसी चीज़ को लेके कुछ बोल देता है, कोई उसी चीज़ को लेके कुछ बोल देता है, तो समझ ही नहीं आता किसकी बातों पे हम भरोसा कर सकते हैं। देखिए डॉक्टर हर तरह के होते हैं, लेकिन मेडिकल साइंस एक ही है। उस मेडिकल साइंस के किसने डेप्थ तक कितनी पढ़ाई कर रखी है वो ज़्यादा मैटर करता है। अब वो तो आपको आकलन करने का विषय है, या किसी और एक्सपर्ट से आकलन करवाइए कि जिनसे आप भविष्य फल जानना चाहते हैं उन्होंने कितनी पढ़ाई की है, कितना उनको ज्योतिष का समझ है, या कितना उनका ज्ञान है। वो तो ज्ञान बातों से झलकता है। ज्ञान तो तब पता लगता है कि जब आप उनसे बात करेंगे, उनके डेप्थ को देखेंगे। हो सकता है उस सब्जेक्ट में आपकी डेप्थ कम हो, लेकिन बाकी सब्जेक्ट्स में भी जो इंटेलिजेंट लोग होते हैं
उनकी डेप्थ बाकी सब्जेक्ट में भी अच्छी होती है। तो बातचीत से तो पता लग ही जाता है कि हाँ, ये अगर रीड करेंगे, एनालाइज करेंगे तो सही बताएंगे। एक एस्ट्रोलॉजर का मैंने सुना था वीडियो में ही, जी तो उन्होंने कहा था कि शराब पीने से शुक्र अच्छा होता है। जी, तो इस बात में कितनी सच्चाई बहुत है? वाहियात बात है ये। और एस्ट्रोलॉजर यानी ज्योतिष आचार्य को ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। शराब पीने के लिए किसी को सजेस्ट करना, यानी कि मादक तत्व पीने के लिए किसी को कहना, ये अपने आप में अपराध है। लोगों से शराब छुड़वाना जो है वो एक पुण्य की संज्ञा में आता है, लेकिन शराब पकड़वाना, शराब की लत लगवाना बहुत बड़ा पाप है। वो व्यक्ति शराब की लत पकड़ लेगा, और जो ज्योतिषाचार्य के परामर्श से उसने शराब की लत पकड़ी है, वो जिसको जिसको कष्ट देगा, उसका किया हुआ पाप ज्योतिषाचार्य भोगेंगे। और ये भी बड़ा कारण होता है कि आजकल कई सारे ज्योतिषाचार्य जीवन में बहुत कष्ट भोग रहे हैं। इसके पीछे का कारण है कि अनाप शनाप सलाह दे देते हैं। और धर्मशास्त्र कहीं भी ऐसी अनुमति नहीं देता है कि शुक्र एक चंचल ग्रह है, कामुक प्रवृत्ति का ग्रह है। शराब तो उन्होंने एक बात कह दी, कहने को वो और भी गंदी चीजें कह सकते थे जिससे शुक्र का इन्वॉल्वमेंट होता है। तो क्या ऐसा इंसान करता रहे? शुक्र जो है वो सात्विक ग्रह भी है। सात्विकता से क्या शुक्र को जीत नहीं सकते? क्या आप चींटियों को आटा खिलाने से शुक्र बलवान नहीं कर सकते? क्या आप मछलियों को चीनी और आटा मिला करके खिला करके अपना शुक्र बलवान नहीं कर सकते? क्या दही का लेपन शरीर में करके शुक्र बलवान नहीं कर सकते? कि क्या मीठी दही का शरबत बना करके श्रद्धालुओं को उसको बांटते हैं, तो क्या उससे शुक्र बलवान नहीं होगा? गलत आचरण करा करके और गलत आचरण करके सोचेंगे कि ग्रह बलवान होगा, तो ये दुर्बलता है आपकी, कि आपने एक आश्रय ढूंढा अपने गलती को एक छुपाने के लिए, उसको सही साबित करने के लिए। तो 2026 को लेकर जो भविष्यवाणियां अभी आपने कहीं पे नहीं करी हो, ऐसी कोई 3 या 4 भविष्यवाणियां हैं आपके पास? हाँ बिल्कुल हैं। 2026 में आपने ये तो देखा कि कहाँ भूचाल आएगा, कहाँ भूकंप आएगा। मैं एक बॉम्ब ब्लास्ट प्रिडिक्ट करता हूँ जी। 18 अप्रैल 2026 से 16 मई 2026 के बीच में चाइना, रशिया, मंगोलिया वाला जो डिवीज़न है, वहाँ बहुत बड़ा ब्लास्ट होगा, बहुत बड़ा। कई सारे लोगों की क्षति होगी, और उसी के कारण चाइना डायरेक्ट इन्वॉल्व होगा इस वाले वॉर में, वर्ल्ड वॉर में। और अगर भविष्यवाणी देखी जाए तो एक सनसनी चल रही है कि ईरान के बहुत बड़े धर्मगुरु खामेनेई को मार दिया है अमेरिका ने। हाँ, ये बात झूठी साबित होगी। खामेनेई अभी जिंदा है। खामेनेई जिंदा है, लेकिन ईरान के जितने लोग देख रहे नहीं हैं, मर चुके हैं वो। ईरान ने एक्सेप्ट किया? ईरान ने कहाँ एक्सेप्ट किया है? ऐसा कुछ नहीं है, ये बात केवल हवा में उड़ी हुई है। अगर ऐसा होता तो पार्थिव शरीर कहाँ था? क्या आसमान खा गया कि धरती निकल गई? एक विमान हादसा भी होता है जहाँ पे सभी जल जाते हैं लोग, तो जले हुए लोगों का भी डीएनए और सैंपल लेकर के पता लग जाता है कि हाँ, ये उसी व्यक्ति का है। खामेनेई का पार्थिव शरीर कहाँ है? बॉम्ब ब्लास्ट भी होता है तो कुछ ना कुछ अंश जरूर मिल जाएगा, कोई कपड़ा ही वैसा चिथड़ा होकर के मिल जाएगा, कुछ नहीं मिला। और भारत को लेकर अगर कोई भविष्यवाणियां हो 2026 को लेकर, तो आने वाला, क्योंकि 2 महीने तो पूरे हो चुके हैं, जी ये तीसरा चल रहा है, तो आने वाले जो 9 महीने हैं उन्हें लेकर, आने वाले 9 महीनों में आप देखिएगा कि भारत के ऊपर बाहरी देश, यही जो वार वाला सिचुएशन है, इसमें कई बार आक्रमण करेगा, और उस आक्रमण में जो आक्रमण करता है वो पकड़े भी जाने वाले हैं। बड़ी बड़ी साजिशें भारत के खिलाफ जो होने वाली हैं वो एक्सपोज होती हुई मुझे दिखाई पड़ती हैं। तो आचार्य जी, आपने विमान हादसे को लेकर एक प्रिडिक्शन की थी पहले, तो क्या फिर से आने वाले 9 महीनों में कोई ऐसा विमान हादसा हो सकता है फिर से? देखिए, दर्शकों को यही कहना चाहूँगा कि अपने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ये गणना भेज दीजिएगा। 16 जून से 14 जुलाई 2026 विमान में ट्रेवल ना करें। आप अपनी प्लेन टिकटें कैंसिल करा दें, और 11 अक्टूबर से 9 नवंबर 2026 भी विमान में ट्रेवल ना करें, टिकटें कैंसिल करा दें। बहुत बड़ा विमान हादसा का ये दोनों समय योग आता है, और आए दिन विमान हादसा का खबर आएगा, हर दूसरे दिन, हर अगले दिन। जैसे अभी 28 जनवरी से 27 फरवरी 2026 में विमान कैंसिल करने मैंने बोला था, उसी प्रकार का योग दोबारा निर्माण हो रहा है। और एक विमान ऐसा भी इसमें हादसाग्रस्त होगा जिसमें नेता बैठा होगा, कोई बड़ा नेता बैठा होगा, और हम उनको खो देंगे। इस प्रकार का योग आता है। तो जैसे कि आपने पहले प्रिडिक्शन की थी विमान हादसे को लेके, तो आपकी रील्स बहुत ज़्यादा वायरल होती हैं जी, तो कई लोगों तक पहुंची भी होगी। जी हाँ। तो कहीं से ऐसा कमेंट या किसी ने कॉल वॉल करके आपको बोला हो कि अरे आपकी वजह से जान बच गई हमारी? अरे देखिए ना, अभी जो कोलंबिया में विमान हादसा हुआ था 29 तारीख को, हमारे फॉलोअर्स उसमें बैठने वाले थे, अपनी टिकट 1.5 लाख की उन्होंने कैंसिल कराई थी, और कमेंट में आके कई बार कहते हैं कि हम वहाँ पे सब परिवार जा रहे थे उस विमान में,
लेकिन आपके कहने के कारण कैंसिल कराया और आज हम जिंदा हैं। तो और जैसे कि हर साल भूकंप वगैरह तो आते ही हैं, जी। तो इस बार क्या आपको लगता है फिर से बादल फटेंगे या इस टाइप की कोई आपकी प्रिडिक्शन इस बार? हाँ, एक समय ऐसा दिखाई पड़ता है इसके लिए, 13 अगस्त 2026 से 11 सितंबर 2026 के बीच में बादल फटने का भारत के उत्तर में योग आता है। वही जो क्षेत्र है अपना जम्मू कश्मीर में, जो जम्मू उत्तराखंड हिमाचल का जो क्षेत्र है, तो वहाँ पे बादल फटने का योग आता है एग्जैक्ट इसी महीना में जो मैंने समय बोला। अच्छा, 11 अक्टूबर 2026 से 9 नवंबर 2026 के बीच में दो चर्चित पॉलिटिकल पार्टी अलग हो जाने वाली है। जैसे कि कोई गठबंधन जैसी कोई पार्टी है, हाँ जो 11 अक्टूबर 2026 से 9 नवंबर 2026 के बीच में अलग हो जाएगी। और इस समय दिल्ली में उपद्रव मचेगा। जी। ये दिल्ली के अंदर, दिल्ली एनसीआर का जो क्षेत्र है, वहाँ बहुत ज़्यादा उपद्रव मच रहा होगा 11 अक्टूबर 2026 से 9 नवंबर 2026 के बीच में। 12 सितंबर 2026 से 10 अक्टूबर 2026 के बीच में महापलायन का योग आता है। बहुत भारी मात्रा में लोग एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित होते हुए दिखाई पड़ते हैं। अपना घर छोड़ छोड़ करके लोग दूसरी जगह जाते हुए दिखाई पड़ते हैं। ये बहुत ही भारी मात्रा में ऐसा होता हुआ दिखाई पड़ रहा है 12 सितंबर 2026 से 10 अक्टूबर 2026 के बीच में। सोचिए क्या ऐसा घटने वाला है कि लोग अपना घर छोड़ करके स्थानांतरित हो रहे हैं। बहुत भारी मात्रा में, बहुत बड़े समूह में स्थानांतरित होंगे। और इसी बीच देखिएगा कि 12 सितंबर 2026 से 10 अक्टूबर 2026 के बीच में उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में धार्मिक हिंसा होगा और सत्ता परिवर्तन तक का योग वहां पर दिखाई पड़ता है। इतना बड़ा घटना घटने का संयोग बनता है। इसी के साथ में 13 अगस्त से लेकर के 11 सितंबर 2026 के बीच में यूरोप के अंदर गृह युद्ध शुरू हो जाएगा और बैंकों को भारी नुकसान होगा। बैंकों में पैसे आपके उस समय ना पड़े हो तो बहुत बढ़िया रहेगा। 13 अगस्त के बाद 11 सितंबर तक बैंकों में भारी रकम ना रखें, गोल्ड और सिल्वर में निवेश करके रखें, चाहे अपने किसी ट्रस्टेड स्थान पर अपने पैसे को स्टोर करके रखें। 15 जुलाई 2026 से 12 जुलाई 2026, 15 जुलाई 2026 से 12 अगस्त 2026 के बीच में कुछ आतंकी घटना घटता हुआ दिखाई पड़ता है दिल्ली एनसीआर के क्षेत्र में, और बहुत बड़ा आतंकी साजिश को अंजाम दे दिया जाएगा। इसी में इंटरनेशनल ये जो वॉर चल रहा है, वर्ल्ड वॉर चल रहा है, इसका बहुत बड़ा हस्तक्षेप इस समय दिखाई पड़ता है। एक शो है द सिम्पसन, जी, तो आपने उसके बारे में सुना है? द सिम्पसन मैंने सुना है। तो उसकी कई प्रिडिक्शंस ऐसी हैं जो सच हुई, जैसे लॉकडाउन को लेके होगी या कोरोना को लेके हुई। तो उन्होंने कहा है कि 2026 मार्च में ट्रम्प के ऊपर कुछ ना कुछ हो सकता है। द सिम्पसन्स आपने कभी वेरीफाई करा उनकी प्रिडिक्शंस को? मतलब मैंने सुनी है, देखी है। मैंने वेरीफाई किया था। मैं अच्छा। बताता हूँ, ये जो ऐसा दिखाते हैं कि ट्रम्प राष्ट्रपति बन गए हैं, सिम्पसन ने कहते हैं कि 20 साल पहले प्रिडिक्ट कर दिया था। मैंने वीडियोस निकाली जी। तो मैंने वीडियोस निकाले तो रियल वीडियोस में तो वैसी कोई फुटेज मुझे मिलती नहीं है। और सिम्पसन्स इतना खराब ग्राफिक वाला कार्टून है, बच्चों जैसा ग्राफिक है उसका। कोई भी आराम से उसका क्लोन बना देता है और यूट्यूब पर कभी भी डाल देता है कि सिम्पसन ऑलरेडी प्रिडिक्टेड दिस बिफोर। कोई भी घटना घटती है तो ये सब होआक्स है और झूठा बात है। मैं ऐसा कुछ घटता हुआ नहीं देखता हूँ। इस बात का खंडन करता हूँ कि सिम्पसन ने जो स्टेटमेंट डाली है कि डोनाल्ड ट्रंप का हत्याकांड जैसा कुछ डाला है उन्होंने, इस बात का मैं खंडन करता हूँ। जो 26 मार्च करके वो डेट बता रहे थे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। कुछ भी नहीं होगा? नहीं होगा। तो ट्रंप आने वाले समय में रहेंगे अभी यूएस के प्रेसिडेंट? अभी ट्रंप रहेंगे। कुछ शक्तियां हैं जो उनके लिए काम कर रही है ना, जैसे नकारात्मक शक्तियां हैं जो काम कर रही हैं। तो आपने कहा कि ट्रंप के लिए नकारात्मक शक्तियां काम कर रही हैं, तो क्या वो इल्यूमिनाटी तो नहीं है? देखिए, इल्यूमिनाटी का कैसा है कि वो एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक मार्केटिंग एजेंडा है, जिसके अंदर में आपको इल्यूमिनाटी के अंदर लोग जोड़ेंगे ईमेल वगैरह भेज करके, और उसके बाद आपको गोल्ड का एक लॉकेट खरीदने के लिए कहेंगे। इल्यूमिनाटी का एक वेबसाइट हुआ करता था, क्योंकि सोशल मीडिया पर कोई इतना बड़ा कैंपेन चला रहा है कि हर लोग इल्यूमिनाटी का चर्चा कर रहा है और पैसिव तरीके से उसकी मार्केटिंग कर रहा है, एक होआक्स न्यूज़ फैला करके कि पूरी दुनिया का कंट्रोलर इल्यूमिनाटी है। ऐसा कुछ नहीं है, ये होआक्स है, झूठ बात है। आने वाले समय में दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा क्या हो सकता है? आने वाले समय में दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा खुद इंसान है, क्योंकि इंसान जो है बहुत ही उटपटांग तरीके से चल रहे हैं। लोगों ने क्या कहते हैं, लोगों ने पेट्रोल कार से बैटरी कार्स पर अपग्रेड कर दिया इन्वायरमेंट को बचाने के लिए, और वहीं पर ये देखिए दुनिया भर के वर्ल्ड लीडर मिसाइलें फोड़ रहे हैं। और अभी ईरान के अंदर में आप देखिए कि वहाँ पर काली बारिश हो रही है,
तेल से आसमान पूरा भर गया है, तेल जल जल के आसमान में ढक चुका है, अंधेरा छा चुका है और बारिश का रंग वहाँ काला रंग का बारिश गिर रहा है, तेल गिर रहा है आसमान से। तो इतना ज़्यादा उपद्रव मचा रहे हैं, इंसान खुद ही इंसानियत के लिए खतरा है, प्रकृति के लिए खतरा है। वर्ल्ड लीडर्स जब भी देखते हैं कि उनके ऊपर बदनामी होने वाली है, कोई नाम खराब होने वाला है, तो युद्ध करा देते हैं। जब उनको लगता है सत्ता में, पावर में कमी आ रही है, युद्ध करा देते हैं। तो आपकी प्रिडिक्शन क्या कहती है कि जो ये यूएस ईरान इजराइल का युद्ध चल रहा है ये कब खत्म होगा? 2032 तक चलेगा ऐसा। 2032 तक? जी, इतना लंबा? बहुत लंबा खींचेगा। तो मतलब ये तो पूरी तरीके से वर्ल्ड वॉर ही हो गया। ये वर्ल्ड वॉर ही है और इसका प्रॉपर ट्रिगर बटन 12 अगस्त से लेकर के 13 सितंबर 2026 के बीच में दबेगा। यूरोप के अंदर उस समय गृह युद्ध हो रहा होगा। तो भारत इस युद्ध में कूदेगा कि नहीं? भारत कूदेगा इस युद्ध में, लेकिन अभी नहीं। डायरेक्ट हस्तक्षेप 2026 में नहीं देने वाला है। कब तक आपको लगता है कि भारत 2027 में पूरी के तरीके से या फिर नॉर्मली संगठित होकर के पाकिस्तान के साथ भी संगठित रहने वाला है? देखिएगा, पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत कूदेगा? मतलब पाकिस्तान का और भारत का जो एनिमी होने वाला है इस युद्ध में, वो कॉमन रहने वाला है। वो कौन हो सकता है? कौन हो सकते हैं कि गणना नहीं निकाली, लेकिन भारत और पाकिस्तान की एनिमी कॉमन रहेगा। वो एक ऐतिहासिक बात होगा कि पहली बार भारत और पाकिस्तान एक कॉमन एनिमी के लिए लड़ रहे होंगे। तो आचार्य जी, मेरा एक आखिरी सवाल है। जैसे कि आपके साथ एक नाम बहुत जुड़ा हुआ है सोशल मीडिया पर, जिसे कहते हैं द डिक्टेटर एस्ट्रोलॉजर जी। तो ये डिक्टेटर क्यों? ये तो मीडिया ने ही जोड़ा, ये नाम न्यूज़ वालों ने ही नाम दिया है कि आपके स्टेटमेंट को लोग इतना फॉलो करते हैं कि शेयर मार्केट क्रैश कर जाता है। जो काम को प्रेसिडेंट्स, प्राइम मिनिस्टर्स करने के लिए सोचते हैं नहीं करा पाते, लेकिन आपकी स्टेटमेंट, आपके रील्स से वो काम हो जाता है। इसीलिए लोग मुझे डिक्टेटर एस्ट्रोलॉजर बुलाने लग गए हैं। तो डिक्टेटर का मकसद क्या है? आने वाले टाइम में द डिक्टेटर एस्ट्रोलॉजर अपने आप को कहाँ देखते हैं, क्या करना चाहते हैं आने वाले समय में? शिक्षा व्यवस्था में बहुत बड़ा बदलाव लाना चाहता हूँ। 51 गुरुकुल बनाना अभी मेरा एक उद्देश्य है। पहले मैंने साइंस फिक्शन की कई सारी किताबें लिखी हैं, कई सारे रिसर्च मैंने पब्लिश किया है, 75 से ज़्यादा आविष्कार मेरे अपने हैं। अब जो है मेरा टारगेट है कि 51 गुरुकुल ऐसा बनाया जाए कि जैसे प्राचीन समय में गुरुकुल में ही रिसर्च भी होता था, इनोवेशन भी होता था, रॉकेट भी बनता था, रोबोट भी बनता था और शास्त्र भी पढ़ते थे लोग। तो अभी मेरा जो सुमिताचार्य गुरुकुल करके मेरा इनिशिएटिव चल रहा है, बिहार में भी एक बना दिया है मैंने, 51 और अभी बनाने का मेरा टारगेट है। उनमें हाईटेक तरीके से स्क्रिप्चर्स पढ़ाया भी जाएगा बच्चों को, और साथ में बच्चे रोबोट्स और एआई पे काम भी करें और स्पिरिचुअलिटी से भी जुड़ के रहें। तो आप ये सारे जो गुरुकुल खोलेंगे बिहार में ही या पूरे इंडिया में? पूरे वर्ल्ड में। पूरे वर्ल्ड में? मैं तो भारत से ज़्यादा मैं अखंड भारत में मानने वाला व्यक्ति हूँ। अच्छा। तो जितने देश पहले जुड़े थे भारत से, उन सबको अपना ही देश देखता हूँ मैं। भारत को एक अलग, जो अभी ये जो मार्जिन वाला देश आप देखते हैं, वैसे नहीं देखता मैं। भारत को अखंड देखता हूँ, बड़ा देखता हूँ। तो जितना अखंड भारत पहले था उसी एरिया में आप? हाँ, सारे पूरा जम्बू द्वीप पे भरत खंडे, संपूर्ण भारतवर्ष में ऐसे देखता हूँ। पॉलिटिकल तरीके से बनाया हुआ भारत में नहीं देखता मैं, अखंड भारत देखता हूँ और उसी में मानता हूँ। मेरे लिए उतना बड़ा मातृभूमि है। तो आचार्य जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना समय दिया हमको। आपसे बात करके बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। मुझे भी बढ़िया लगा बात करके।